गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट 10 नारी शक्ति का प्रतीक के पहले पार्ट में हम सभी ने भगिनी निवेदिता के जीवन के बारे में और उनके भारत आने के बारे में हमने पढ़ा, किससे प्रभावित होकर के वो भारत आई थी। इस पार्ट में हम भगिनी निवेदिता के द्वारा किए गए कार्यों को समझेंगे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहाँ हुई थी, अर्थात भगिनी निवेदिता सबसे पहली मुलाकात, प्रथम भेंट यानी पहली मुलाकात उनकी इंग्लैंड में ही हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। मार्गरेट ने जब स्वामी जी से अर्थात स्वामी विवेकानंद से मिली तब उनके प्रवचन भी सुने उन्होंने और उनसे वाद विवाद यानी डिबेट भी करी, किसी बात के ऊपर उन्होंने बहस भी करी, तर्क वितर्क भी किया और अपने आप को जब तक वो पूर्ण रूप से संतुष्ट यानी सेटिस्फाई नहीं हुई तब तक वो स्वामी जी से प्रश्न पूछती रही और उसके बाद ही संतुष्ट होने के बाद भी उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श बनाया और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया था। और स्वामी जी ने उस समय उनसे आग्रह किया था, अर्थात उनसे विनती करी, प्रार्थना करी, भारत आने का निमंत्रण उन्हें दिया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थीं। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। जब मार्गरेट भारत आई विवेकानंद जी के आग्रह पर तो वो बहुत अधिक प्रसन्न हुई और वो गंगा के किनारे वेलूर मठ की, ये एक मठ है, आश्रम है, वेलूर नाम है उस आश्रम का, मठ का, उसकी एक कुटिया में 2 दूसरी महिलाएं रहती थी, अमेरिकन महिलाएं जो स्वामी विवेकानंद की पहले से ही शिष्या थी, उनके साथ ही वो रहने लगी थी वहाँ पर। स्वामी जी ने मार्गरेट को एक नया नाम दिया निवेदिता, जो कि भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई थी फिर वो, और आग्रह किया, उन्होंने विनती करी मार्गरेट से कि वह भगवान और भारत माता के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दे, अर्थात उनको समर्पित कर दे। भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के जो उपदेश थे, उनके जो प्रवचन थे, उनकी बातों को जन जन यानी हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने लड़कियों के लिए कोलकाता में एक स्कूल आरंभ किया। वहाँ पर वो छोटी लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ रोजगार संबंधी कार्य भी देती थी, जैसे रोजगार यानी कार्य करने की, अलग अलग प्रकार के कार्य को सिखाने की या उस कलाओं को बताती भी थी उन्हें। जैसे पढ़ाई के साथ साथ वो उन्हें मिट्टी का काम अर्थात मिट्टी से बर्तन बनाना आदि कार्य भी सिखाती थी। चित्रकारी यानी ड्राइंग करना, चित्र बनाना आदि सिखाती थी उन्हें। एक बार जब कलकत्ता में बहुत महामारी यानी बहुत भयंकर बीमारी फैल गई थी तो निवेदिता ने अपनी जान की चिंता किए बिना एक टोली यानी एक समूह बनाया अपना और अन्य महिलाओं का और दिन रात उन रोगियों की चिकित्सा करी। चिकित्सा यानी उनका इलाज किया, सेवा भी करी, उनकी चारों तरफ सफाई कर उन पीड़ितों की, अर्थात जो उस महामारी से पीड़ित थे, जो उस महामारी की चपेट में आ चुके थे, उन सभी की मदद भी उन्होंने करी। इसके साथ ही उन्होंने उस महामारी के समय में अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील यानी होता है प्रार्थना करके, ये प्रार्थना करके बात भी प्रसारित करी कि लोगों से इस चीज़ के लिए उन्होंने मदद मांगी और खूब सारा धन संग्रह अर्थात पैसा भी उन्होंने इकट्ठा किया, जो पैसा उन्होंने उस महामारी में लगाया, अर्थात वहाँ
उन रोगियों की सेवा करने में उन्होंने लगाया। वह लेखन कला यानी लिखने में बहुत निपुण थी, माहिर थी। लिखने में और बोलने में, इन दोनों कलाओं में वो बहुत निपुण यानी माहिर थी, एक्सपर्ट थी। इस क्षमता का उपयोग कर उसने बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में, उनमें बोलने और लिखने की कला बहुत अच्छी थी। अपनी इस कला का उपयोग करके उन्होंने बड़े बड़े समूहों तक अपनी बात पहुंचाई और उनसे मदद भी मांगी। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उन्होंने इनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी उन्होंने आरंभ किया। निवेदिता ने भारत में रहते हुए जब ये देखा कि अंग्रेज लोग भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते, बर्बरतापूर्ण व्यवहार यानी बहुत खराब व्यवहार जब उनके साथ करते हुए देखा, तो उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्ण रूप से अपना योगदान देना शुरू कर दिया। वो भी उस भारत को स्वतंत्र कराने में जुट गई और उन्होंने इसके साथ ही उन्होंने बंगाल विभाजन, अर्थात जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उसका भी उन्होंने विरोध किया और जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियों को, अर्थात जो जो भी उन्होंने अच्छे कार्य किए थे जगदीश चंद्र बोस ने, उनकी उपलब्धियों को, उनके कार्यों को विश्व पटल पर रखा, अर्थात सारे विश्व के सामने उन्होंने उनकी उपलब्धियों को, उनके कार्यों को बताया। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उन्होंने महर्षि अरविंद के द्वारा चलाए गए एक पत्र, समाचार पत्र कर्मयोगी जिसका नाम था, उसके लिए भी उन्होंने लिखने का कार्य आरंभ कर दिया, संपादक का कार्य उन्होंने किया। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उनमें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवाभाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। निवेदिता जो थी वो भारत की महिलाएं जितनी भी थी उनसे बहुत अधिक प्रभावित थी, अर्थात वो महिलाएं उन्हें बहुत अधिक अट्रैक्ट करती थी। कारण था भारतीय महिलाओं के गुण, जैसे उनमें लज्जा अर्थात शर्म थी, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव का जो गुण था, निष्ठावान का और ममत्व यानी प्रेम का, ममता का जो गुण था, वो गुण उन्हें, उन भारतीय महिलाओं में जो गुण थे वो उन्हें बहुत अधिक प्रभावित करते थे। वह समय समय पर महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी बताती रहती थी ताकि वो महिलाएं भी उनकी तरह बहादुर बन सके। भगिनी निवेदिता की जो दृष्टि थी, अर्थात वो किसी को भी जाति पाति के नज़रों से नहीं देखती थी, वो किसी को भी अपनी नज़रों में छोटा बड़ा नहीं समझती थी और किसी भी भाषा के ऊपर वो भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करती थी, वो सभी को एक समान समझती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे अन्य नहीं कर सकता था, अर्थात निवेदिता ने भारत में आने के बाद कभी ये महसूस नहीं होने दिया किसी को भी कि वो एक विदेशी महिला है। उन्होंने भारत की ही बेटी बनकर भारत में रह कर के कार्य किया। 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। जब उनकी आयु 44 वर्ष की हुई, अल्पायु यानी होता है छोटी आयु में ही, उन्होंने नीचे उद्धृत यानी होता है लिखे हुए वेद की जो पावन अर्थात पवित्र ऋचाएँ थी, उनका वो हमेशा स्मरण यानी उन ऋचाओं को हमेशा बोलती थी। वेद के जो ये मंत्र थे उनको वो हमेशा स्मरण करती थी, हमेशा बोलती थी और उन्हें बोलते हुए ही विदेशी होकर भी वो वेदाध्ययन करती थी, अर्थात वेद का अध्ययन, वेद की पढ़ाई वो करती थी। और उन्होंने इन ऋचाओं का, इन वेदों को, श्लोकों को पढ़ते हुए संसार से विदा हो गई, अर्थात संसार से उन्होंने विदा हो गई का मतलब होता है उनकी मृत्यु हो गई।
और वो ऋचाएँ थी असतो माँ सद्गमयः तमसो माँ ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात बच्चों इसका अर्थ होता है, ये वेद की ऋचाएँ हैं। असतो माँ सद्गमय, असत माँ सद्गमय, असत्य से, असतो यानी होता है असत्य से सद्गमय, अच्छे रास्ते की ओर ले जाएं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और तमस यानी अंधकार से हमें ज्योतिर्गमय, ज्योति यानी प्रकाश की ओर ले जाएं। मृत्योर माँ अमृतम गमय, और मृत्यु से अमृत की ओर अर्थात मोक्ष की ओर ले जाएं। वो हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि असत्य से सत्य के मार्ग पर, अंधकार से उजाले की ओर और मृत्यु से मोक्ष की ओर हमें लेकर के जाए।